बीते 24 घंटे में 14 नए मामले आए सामने। उत्तराखंड में सक्रिय मामलों की संख्या 371 तक पहुंची। 15 सितंबर तक सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। मौसम विभाग ने 4 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना। आपदा प्रबंधक टीमों को सचेत रहने के दिए निर्देश। भूस्खलन से राज्य की कई सड़कें हुई बंद। चमोली के नारायण बागड़ में फटा बादल। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंच लिया स्थिति का जायजा। सौ करोड़ से अधिक योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जिलाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कैलाश क्षेत्र के पर्वतारोहण कार्यक्रम में को करेंगे फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ ममता तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री के नैनीताल दौरे की। आपको जानकारी दे दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल का दौरा करने वाले हैं। आपको जानकारी दे दें कि 100 करोड़ से अधिक योजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कैलाश क्षेत्र के पर्वतारोहण अभियान को फ्लैग ऑफ भी करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। कल जहां वो अल्मोड़ा के दौरे पर थे और कई ऐसी बड़ी योजनाओं की सौगात और विकास कार्यों की जानकारी उन्होंने वहां की जनता को दी, तो आज सीएम धामी नैनीताल के दौरे पर रहने वाले हैं। नैनीताल में भी उनके कई कार्यक्रम हैं। 100 करोड़ से अधिक योजनाएं ऐसी हैं जिनका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे। जिलाधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक रहने वाली है। साथ ही कैलाश क्षेत्र के पर्वतारोहण अभियान को फ्लैग ऑफ भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री 2022 विधानसभा चुनाव की रूपरेखा को अमलीजामा पहनाते हुए नजर आ रही हैं। लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर नए नए विकास के क्षेत्र में अलग अलग योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। आज की अगर बात करें 100 करोड़ से अधिक योजनाओं का लोकार्पण वो करेंगे। धनराज गर्ग संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, नैनीताल के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, क्या कार्यक्रम है? आपको बता दूं कि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उसको लेकर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तमाम योजनाओं का शिलान्यास करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तमाम जिलों का दौरा वो कर रहे हैं। तो आज कहीं ना कहीं नैनीताल का दौरा करने के लिए वो जा रहे हैं और साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि बताया जा रहा है कि 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास भी आज वो वहां से करेंगे। और साथ ही वो जिलाधिकारी से भी मुलाकात करेंगे और जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उनको दिशा निर्देश देंगे किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए कि जिलों में जो समस्याएं हो रही हैं, जिस तरीके की बारिश को देखते हुए कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्र है, नैनीताल क्षेत्र है या अल्मोड़ा क्षेत्र है, श्रीनगर क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं रास्ते बंद हैं और जिनके खोलने की कवायद के लिए दिशा निर्देश आज वो जिलाधिकारियों को देंगे। वहीं आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रहे हैं और जो रणनीति है उसके तहत वो एक अमली जामा पहनाने के मूड में नजर आ रहे हैं कि तमाम जिलों का दौरा वो कर रहे हैं और लगातार कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो वहीं जनता से भी वो मुलाकात कर रहे हैं और तमाम योजनाओं को की घोषणाओं भी वो कर रहे हैं। जी, अगर बात करें योजनाओं की, तो कौन कौन सी ये योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करने जा रही हैं नैनीताल में? जी बिल्कुल ममता, जिस तरीके से देखा जाए योजनाओं की बात की जाए तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो विकास के लिए योजनाएं हैं, जैसे पुल की योजनाएं हैं या फिर अन्य कोई योजनाएं हैं, सड़कों की योजनाएं हैं। तमाम पहाड़ी क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए तमाम योजनाओं का शिलान्यास आज वो करेंगे। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर मुख्यमंत्री किन किन योजनाओं को जनता के सुपुर्द करते हैं और किन किन योजनाओं को आगे वो बढ़ाएंगे और क्या कुछ रहने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री देखा जा रहा है कि बेरोजगारों के लिए तमाम कार्य कर रहे हैं, महिलाओं के लिए तमाम कार्य कर रहे हैं, चाहे वो जनता किसी भी तरह की हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए वो कार्य कर रहे हैं। जी, जिलाधिकारियों के साथ उनकी बैठक है, क्या प्रमुख मुद्दे रह सकते हैं? जी ममता, बिल्कुल जिस तरीके से आज जिलाधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो बारिश के चलते रोड बंद है या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो समस्याएं
आ रही हैं, पानी की समस्या है या फिर बिजली की समस्या है, अन्य कई समस्या ऐसी होती हैं पहाड़ों के क्षेत्र की कि जिस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उन योजनाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री आज जिलाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और उनकी बैठक लेंगे और तमाम निर्देश भी उनको जारी करेंगे। जी, बात अगर सीएम के इन दौरों की करें, कल अल्मोड़ा के दौरे पर थे जहां पर कई ऐसी बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री ने दी हैं, आज नैनीताल के दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री के इन कार्यक्रमों को अगर चुनाव से हम जोड़े तो क्या नजर आ रहा है उनके इन कार्यक्रमों के जरिए? जी बिल्कुल ममता, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जिलों के दौरे कर रहे हैं, वो श्रीनगर दौरे पे गए हैं, अल्मोड़ा दौरे पे कल वो थे, आज वो नैनीताल दौरे पर हैं, तो कहीं ना कहीं जो योजनाओं का शिलान्यास वो लगातार हर क्षेत्र में कर रहे हैं, तमाम योजनाएं हर क्षेत्र में दे रहे हैं, तमाम पैसा जारी वो कर रहे हैं उस क्षेत्रों के लिए। तो कहीं ना कहीं इसको 2022 के चुनाव से अगर जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी एक ठोस रणनीति के तहत जनता को लुभाने का काम कर रही है कि तमाम योजनाएं वो जनता के बीच दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जरूर 2022 के चुनाव में बीजेपी को फायदा जरूर मिलेगा। जी चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद धनराज। तो फिलहाल कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनका लोकार्पण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा और अब अलग अलग जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं। तो आज नैनीताल का दौरा है जहां पर 100 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। जिलाधिकारियों के साथ बैठक भी वो करने जा रही हैं। जो सड़कें टूटे हुई हैं, रास्ते जो बंद हुए हैं बरसात की वजह से, खासकर नैनीताल पर्यटन के क्षेत्र से के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में वहां पर सड़कें दुरुस्त और जो सुविधाओं की कमी है उसको दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री आज जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर उस पर चर्चा कर सकते हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव भी नजदीक हैं और चुनाव की रणनीति के तहत मुख्यमंत्री के दौरे लगातार जारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। आपको जानकारी दे दें कि लगातार जो संक्रमण की दर है वो बढ़ी है। ऐसे में बीते 24 घंटे में 14 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या अब तक 371 पहुंच गई है। 15 दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेशन करने का ये टारगेट सीएम की तरफ से रखा गया है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार एक बार बढ़ी है क्योंकि संक्रमण के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि संख्या अभी कम है लेकिन कहीं ना कहीं बीते दिनों के मुकाबले ये संख्या बढ़ी है। ऐसे में अब सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं और उत्तराखंड सरकार ने एक नया आयाम छुआ है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से संक्रमण की जो दर है वो कम हुई थी, अब आने वाले दिनों में क्या स्थितियां हो सकती हैं। तो फिलहाल 15 दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेशन करने का ये टारगेट उत्तराखंड के सीएम ने रखा है और इस टारगेट को छूने के लिए लगातार वो तैयार है। तो फिलहाल बीते 24 घंटे में 14 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 371 पर पहुंच गई है। ऐसे में उत्तराखंड में अभी वायरल का भी कहर देखने को मिल रहा है। वायरल बुखार भी उत्तराखंड में लगातार सामने आ रहा है। लेकिन अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना सरकार के लिए एक चुनौती के साथ साथ बेहद मुश्किलात भी हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड में जिस तरीके से वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो बहुत अच्छी स्तर पर चल रही है। कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरीके से वैक्सीनेट भी हो चुके हैं। तो अगर इसी तरीके से वैक्सीनेशन चलेगा तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड पूरी तरीके से कोरोना मुक्त हो जाएगा और उत्तराखंड सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। फिलहाल पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि 15 दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेशन किया जाएगा। एक लक्ष्य सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है कि 15 दिसंबर वो तारीख होगी जिस दिन वैक्सीनेशन पूरी तरीके से हो जाएगा। तो वैक्सीनेट लगातार लोगों को किया जा रहा है। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार अपने एक टारगेट के साथ बढ़ रही है और कोरोना का कहर उत्तराखंड में बीते दिनों के मुकाबले बढ़ा है।
विशाखा इस वक्त संवाददाता मेरे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। विशाखा, संक्रमण की दर में इजाफा देखने को मिल रहा है, कोरोना का क्या अपडेट है उत्तराखंड से? कर्फ्यू हालांकि सरकार के द्वारा जारी रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद जो केसेस की संख्या फिलहाल लगातार बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जो थर्ड वेव की दस्तक है उसको लेकर जो विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, वो जो चेतावनी है वो शायद सही होती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से फिलहाल डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर खतरा बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक बड़ा खतरा राज्य के सामने है, क्योंकि कई केसेस जो है वो पहाड़ी राज्यों में मिले हैं। हालांकि अगर हम बात करें सरकार के कदमों की, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत स्पीड से राज्य में करी जा रही है और टिहरी जो जिला है वो पूरी तरीके से फिलहाल वैक्सीनेट हो चुका है और 60% उसमें वैक्सीनेशन हो चुका है और कोरोना मुक्त पूरी तरीके से वह हो गया है। लेकिन उसके बावजूद जो केसेस आ रहे हैं उनमें इजाफा लगातार हो रहा है। हालांकि ठीक होने वाले जो पेशेंट है उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो संक्रमण की दर है, जिस नियंत्रण की स्थिति में हम पिछले 2 से 3 महीने से हैं, उस नियंत्रण की स्थिति में फिलहाल कहीं ना कहीं खलल पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जो स्थिति में जिस समय हम फिलहाल दूसरी लहर के ठीक पहले से शायद यह वह स्थिति हो सकती है। जी विशाखा, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक कितना वैक्सीनेशन उत्तराखंड में हो चुका है? क्योंकि सीएम की तरफ से कहा गया है कि 15 दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेट कर देंगे। क्या ये टारगेट 15 दिसंबर तक लग रहा है पूरी तरीके से पूरा हो जाएगा? जी बिल्कुल ममता, देखिए अभी जो अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं उत्तराखंड में, तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर की जो जनसंख्या कही जाती है उत्तराखंड की, और जिसमें से अभी जो सरकारी आंकड़े हैं जो यह गवाही देते हैं कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, वो लगभग 80 से 85 लाख लोगों का वैक्सीनेट हो चुका है। उसमें केवल सेकेंड डोज शामिल नहीं है, उसमें फर्स्ट डोज भी शामिल है। तो देखिए जिस तरीके से अभी 30 से 40 या 50 लाख का जो आंकड़ा है वो अभी सितंबर से लेकर दिसंबर माह तक जो है वो पूरा करना है। अब मुख्यमंत्री के द्वारा डेडलाइन रखी गई है और लगता भी है कि शायद इस स्पीड से जिस गति से वैक्सीनेशन चल रहा है राज्य में, हो सकता है कि पूरा कंप्लीट तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक जो 100% वैक्सीनेशन कहिए, 70 से 75% वैक्सीनेशन कहिए लोगों में, वो किया जा सकता है दिसंबर तक। क्योंकि सरकार यह चाहती है कि आने वाले चुनाव में विपक्ष को वैक्सीनेशन का जो एजेंडा है वो ना बनाने दिया जाए और इस मुद्दे पर कम से कम बचा जाए, पूरी तरीके से राज्य को वैक्सीनेट कर यह मुद्दा सत्ता पक्ष अपने फेवर में बुलाए। विशाखा, अगर बात करें उन दूर दराज गाँव की जहां पर रास्ते टूटे हुए हैं, इस बरसात के मौसम में लोग आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में वहां पर भी वैक्सीनेशन करवाना सरकार के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन क्या लग रहा है वहां तक वैक्सीन पहुंच रही है? कोई स्वास्थ्यकर्मी पहुंचकर लोगों को जानकारी दे रही है? जी बिल्कुल, हम तो देखिए जब शुरू में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई तो कहीं ना कहीं यह एक चुनौती लगती थी और मैदानी क्षेत्रों में भी यह बात सोची जाती थी कि किस तरीके से पहाड़ी जिलों में वैक्सीनेशन किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे भी बहुत सारे दूर दराज के इलाके हो सकते हैं, जो गांव के इलाके हैं पहाड़ी, वो हो सकते हैं जहां पर एक सामुदायिक केंद्र की जो व्यवस्था है वो भी नहीं है। ऐसे में वैक्सीन को रखा कहाँ पर जाएगा, किस तरीके से वैक्सीन की जो डोज है वो दी जाएगी, किस तरीके से वहाँ प्रॉपर डॉक्टर्स उपलब्ध हो पाएंगे, किस तरीके से सेंटर लगाए जाएंगे। लेकिन यह बात, यह जो परेशानी थी वो सरकार ने कहीं ना कहीं उस पर एक बड़ा जो काम है, बड़े कदम है वो उठाए हैं और पहाड़ी जिलों में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो मैदानी जिलों से कहीं ज्यादा बेहतर चल रही है। और जिस तरीके से आप कह रही हैं कि आवाजाही पूरी तरीके से फिलहाल ठप है, बंद है और तमाम भारी बारिश के चलते फिलहाल जो तमाम जो दैनिक कार्य है पहाड़ी जिलों तक, जो दैनिक सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही है। उसके बावजूद जाहिर तौर पर जो वैक्सीनेशन की स्पीड है वो जरूर प्रभावित होगी मौसम के चलते, लेकिन जो स्पीड फिलहाल पहाड़ी जिलों में है वह जो अनुमान था उससे कई गुना ज्यादा अच्छी है और अनुमान है कि पहाड़ी जिलों का जो रफ्तार बढ़ी है तो कहीं ना कहीं सरकार का ये टारगेट पूरी तरीके से सटीक साबित होगा। विशाखा, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड में बारिश के कहर की। लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ऐसे में उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि देवभूमि में बारिश का कहर इस वक्त लगातार जारी है और इस बारिश के चलते 4 दिन का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आपको ये भी बता दें कि देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही ये भी अपडेट सामने आ रहा है कि आपदा प्रबंधक टीमों को सचेत रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो फिलहाल
टीमें तैनात कर दी गई हैं और स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी सरकार की ओर से की गई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि जो भारी बारिश के बाद बादल फटने या फिर अन्य जो घटनाएं सामने आती हैं उसमें किस हद तक सरकार तैयारियां कर रही है, क्योंकि देहरादून नैनीताल में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और अब तक कई ऐसे रास्ते हैं जो पहले से ही बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि पहाड़ों से मलबा आने से कई रास्ते पूरी तरीके से बाधित हैं और देवभूमि में लंबे समय से बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 4 दिन का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। संचित संवाददाता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संचित, अभी कैसा मौसम है उत्तराखंड में और आने वाले दिन बारिश के बताए जा रही हैं, फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर फिलहाल के बाद अगर मौसम उत्तराखंड की करें तो आप देखिए कि मेरे पीछे इस वक्त सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के बाद से अभी फिलहाल बारिश रुकी हुई है और थोड़ा मौसम ठंडा हो चुका है। लेकिन जिस तरीके से बात अगर पर्वतीय क्षेत्रों की करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है और जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उसकी भी कहीं ना कहीं जो पुष्टि होती नजर आ रही है। आप देखिए, अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में भी इस वक्त भारी बारिश है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी संभावनाएं मैदानी क्षेत्रों में बनी हुई है। साथ ही साथ जो नगर निगम के जो कार्य थे और जो नगर निगम की तैयारी थी वो भी कहीं ना कहीं सफल होती नजर आई। आपने देखा बीते जब हफ्ते बारिश लगातार होती रही तो उत्तराखंड के जो कई मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्रों में जो जल भराव की समस्या थी उससे निजात पाने के लिए लगातार नगर निगम को जब बारिश रुकी तो उन्होंने उसको पूरा किया। और इस वक्त की अगर बात करें मैदानी क्षेत्रों की तो मैदानी क्षेत्रों में जो बाढ़ जैसी संभावना है वो तो बनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से जो पानी का जो जल भराव जो लोगों के घर के बाहर हो जाता उससे फिलहाल लोगों को राहत मिली हुई है। मौसम विभाग क्या कह रहा है संचित उत्तराखंड के लिए? देखिए, मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको लेकर के आप देखिए कि लगातार जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे पहले मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उन्होंने अपील की थी लोगों से कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जाने से बचे। साथ ही साथ जिस तरीके से भूस्खलन की समस्या पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बनी रहती है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमेशा से जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो उसके बाद से ही जो भूस्खलन की एक समस्या पहाड़ी क्षेत्रों में बनी रहती है उसको लेकर के सबसे पहले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए कहा गया। और इसको लेकर के जो प्रशासन है, प्रशासन ने भी लगातार इसकी तैयारी की और जहाँ पर भी संभावनाएं थी, जहाँ पर बिजली गिरने की संभावनाएं थी, जहाँ पर जल भराव या पहाड़ टूटने की संभावनाएं थी या जो मकान गिरासू टाइप के थे उनको लेकर के वहां से जो लोगों को सबसे पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और साथ ही साथ उनका जो राशन का इंतजाम, उनका खाने का इंतजाम। चलिए, रोकूंगी आपको इस बीच एक और जानकारी। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन से राज्य की कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। अब तक आपको ये भी जानकारी दे दें कि चमोली के नारायण बागड़ में बादल फटा हुआ है, जिसकी वजह से लगातार दिक्कतें आ रही हैं। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि बादल फटने की भी तस्वीरें आ रही हैं। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित उत्तराखंड के लोगों का हुआ है। ऐसे में भूस्खलन से भी राज्य के हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ों के दरकने का सिलसिला लगातार जारी है और भूस्खलन से जो सड़क मार्ग हैं वो पूरी तरीके से बाधित हो रही हैं। संचित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संचित, सवाल ये है कि पहाड़ों के दरकने का सिलसिला नहीं रुक रहा है, कई ऐसी सड़कें हैं जो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। वहां के लिए प्रशासन की क्या तैयारियां है, क्योंकि उनका जो मेन सड़क है वहां से संपर्क ही टूट चुका है। ऐसे में उन गांवों की क्या हालात हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने पहाड़ी क्षेत्रों की बात करी और जो सड़कों पे जो मलबा आ जाता है उसकी बात करी, तो मैं ममता आपको बता दूं कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या हमेशा से भूस्खलन और पहाड़ दरकने की रही है। तो उसी के बीच आप देखिए कि जिस तरीके से जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोग होते हैं और वहाँ पर जब पहाड़ी क्षेत्रों में जब भूस्खलन हो जाता है तो जो गाँवों का संपर्क होता है, जो शहरों से और गाँव को जोड़ने वाली सड़क होती है उसका संपर्क टूट जाता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में कई ऐसे रास्ते होते हैं जिनको डाइवर्ट कर दिया जाता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी समस्या है कि वहाँ पर जो रूट है वो डाइवर्ट नहीं हो पाता। उसको लेकर के जो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे लोग हैं उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी रहती है। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो 113 सड़कें पूरे उत्तराखंड के अंदर 113 सड़कें प्रभावित थी जो पूरी तरीके से बंद थी। उसको लेकर के सरकार ने जब प्रशासन द्वारा तैयारी की गई और उन सड़कों को खोलने का काम किया गया तो आधी सड़कें ही प्रशासन खोल पाया। उसके बाद अगर हम बात करें, आपने देखा कि जो ऋषिकेश को जोड़ने वाला मार्ग है वो पुल
धराशायी हो गया। उसके बाद अब उसे टेम्परेरी जोड़ा गया, जिससे कि जो देहरादून और ऋषिकेश को जोड़ने वाला पुल को इसलिए जोड़ा गया कि वहाँ पे लोगों को समस्या आ रही थी। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में अगर भूस्खलन जैसी समस्या के बाद जब रोड बंद हो जाती है तो वहाँ पे लोगों को काफी मशक्कत का जाम लग जाता है, और इतना जाम के साथ जो लोगों को रुकने की संभावना होती है वो भी खत्म होती नजर आती है। साथ ही साथ जो जाम के साथ जो दिक्कत आती है कि लोगों को किसी और रास्ते से डाइवर्ट नहीं करा जाता, और साथ ही साथ एक संभावना होती है कि किसी के ऊपर कोई जान मान की हानि ना हो जाए, क्योंकि रोड इस तरीके से पहाड़ों में ब्लॉक हो जाती है कि लोग सड़क पार नहीं कर पाते। ममता, संचित, पहले से ही ये देखने को मिला है, क्योंकि ये पहला कोई साल नहीं है जब पहाड़ों के दरकने की तस्वीरें आई हो। हर साल इस तरीके की स्थितियां होती है, लेकिन कई ऐसे मार्ग होते हैं जो हर साल की तरह बंद कर दिए जाते हैं। इस बार की अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे मार्ग थे जो पहले ही बंद हो चुके थे, क्योंकि वहां पर खासकर पहाड़ों के दरकने की तस्वीरें आती हैं, क्योंकि ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मानव जीवन के लिए खुद ब खुद मुश्किल है। देखिए ममता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ऑल वेदर रोड का काम चल रहा था, ऑल वेदर रोड को देखते हुए जिस तरीके से पहाड़ों के बीचों से सड़क बनाई गई पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने को लेकर के, तो जो ऑल वेदर रोड की काफी ऐसे मार्ग थे, मुख्य ऐसे मार्ग थे जहाँ पर पहाड़ दरकने की संभावना सबसे ज्यादा थी, और कहीं ना कहीं सरकार ने उसको कवर अप करने के लिए ये कहा कि अभी वहाँ पर निर्माण कार्य जारी है, उसको लेकर के सड़कों का कार्य बंद किया गया है। और आप देखिए कि सरकार ने जितने पुल बनाए, जितनी सड़कें बनाई, कहीं ना कहीं उसकी पोल खोलते हुए, प्रशासन की पोल खोलते हुए ये बारिश नजर आई। बारिश ने इसकी पोल खोली, और आप देखिए कि लगातार उत्तराखंड के अंदर ऐसे ऐसे हाईवे धराशायी हो गए जिनकी संभावनाएं सरकार उनके घोषणाएं कर रही थी, जनता के बीच जाके उनका प्रचार कर रही थी कि उन्होंने उत्तराखंड को कनेक्टिविटी से जोड़ा, उत्तराखंड के अंदर कनेक्टिविटी की सुविधाएं बढ़ाई गई है। तो इसका एक बड़ा उदाहरण है कि सरकार जिस तरीके से कार्य इस वक्त उत्तराखंड के अंदर कर रही है, कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसको मुद्दे को लेकर के इस बार विधानसभा चुनाव में जाएगा, और जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता को परेशानी आई है इस बारिश की, इसका खामियाजा। चलिए संचित, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल बहुत धन्यवाद। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भूस्खलन की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों की क्या स्थिति है, कब पहाड़ दरक जाए हमें भी ये पता नहीं होता। तो सूर्य नमस्कार को जिस तरीके से और योग को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बढ़ावा देते हैं, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी सीधे तौर पर उत्तराखंड की जनता को योग से रूबरू करवाया गया। और आज क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को अपनी ओर से यहाँ से सबको नमस्कार करता हूँ। सूर्य प्रकाश की महिमा हम सभी लोग जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति का शरीर निरोगी और शांति का वास बना रहता है। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग है, ऐसा इस प्रकार का वो है कि जो व्यायाम है, योग है, सब सूर्य नमस्कार से सभी उसमें नहीं रहते हैं। सूर्य नमस्कार अभ्यास से विभिन्न आसनों से मन, मणि चक्र से आत्मा से सबल होते हैं। सूर्य के बिना कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य नमस्कार सूर्य के प्रति समान व आभार प्रकट करने प्राचीन है, जो कि पृथ्वी जीवन के सभी रूपों से हो सकते हैं। आप सभी योगियों के बीच योग की बात करना तो ऐसा ही है जैसा अभी सूर्य के समान है। मैं आप सबके समक्ष रखना चाहूंगा। योग करने का मकसद आत्मज्ञान की प्राप्ति, प्रकार की शारीरिक परेशानियों को दूर करना है। योग उनसे क्षमता को बढ़ाकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाता है। योग करने से नीति तो आती है, साथ ही हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्ती रहता है। शरीर, मन, आत्मा को नियंत्रित करने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है। शरीर और मन को शांत करने के लिए शारीरिक और अनुशासन का पालन होता है और चिंता
और चलिए खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।